पहली तो हमने एनपीआर के बारे में ये देखा था कि अगर एनपीआर हो तो ये तो श्योर शॉर्ट है कि एन भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं, और आर भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब होल नंबर ही कह लो, नेचुरल नंबर से बेटर है। ये भी एक होल नंबर होना चाहिए, ये भी एक होल नंबर चाहिए, और एन हमेशा आर से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, पहली चीज। अच्छा, एनपीआर का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनपीआर का मतलब था। सही है ना, ये तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा ही है यहाँ तक। अच्छा, जैसे एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज थी वैसे एनपीआर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे एनपीआर कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो अगर आप इससे एन कॉमन करें तो ये बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है, और ये बन गया एन माइनस वन फैक्टोरियल, है कि नहीं, और ये लिखा हुआ है एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको आप लिख दो एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज बन गई एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। मतलब एक प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हम एन पी आर को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। जैसे आपको याद होगा, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि एनसीआर को आप लिख सकते हैं एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सेम एज आप एनपीआर को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। इस प्रॉपर्टी का भी यूज कई जगह होता है। ओके, मतलब इस प्रॉपर्टी का भी यूज कई जगह होता है। जैसे आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना, ये वाली एनसीआर वाली, वैसे ही आपने इस प्रॉपर्टी को भी पढ़ा कि एनपीआर कहीं लिखा हो, आपको उसको एन माइनस वन पी आर माइनस वन से रिलेट करना हो तो एक एन और बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। अच्छा, सेम लॉजिक से आपको याद होगा, आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एनसी, याद आया, एनसी आर अपॉन एनसी आर माइनस वन, याद आया, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, याद आ रहा होगा सबको, ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है ना, बोलिए, दोनों का रेशियो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें किसमें, एनपीआर और एनपीआर माइनस वन में, तो देखो एनपीआर अपॉन एनपी अपॉन एनपीआर माइनस वन। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल, इससे अगर इसको कैंसिल करोगे तो एन माइनस आर प्लस वन केवल बाहर आ जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस वन, यानी इसी को लिख सकते हो एन माइनस आर माइनस वन। समझ में आ रहा है, उसका मतलब अगर हम एन पी आर में से एन पी आर माइनस वन डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। समझ रहे हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही वाला आप ऊपर, यानी ये वाला जो लिखा ना एन माइनस आर माइनस वन, वही आप ऊपर उठा के लिख दीजिए एनपीआर अपॉन, तो वही यही तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप यूज करते हैं। पहला, एनपीआर का मतलब एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, एनपीआर को आप एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन लिख सकते हैं, और एनपीआर अपॉन एनपीआर माइनस वन करोगे तो वो हमेशा एन माइनस आर फैक्टोरियल नहीं, एन माइनस आर प्लस वन के बराबर आ जाता है। क्या ये तीनों रिजल्ट आप सभी को समझ में आए, बोलिए। इन्हीं तीन रिजल्ट का यूज हम इसमें करते हैं। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, ये अगर आपके पास ये वाला रिजल्ट है तो ये वाले इन तीनों में से आप कोई भी रिजल्ट आप कभी भी प्रूव कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा दिमाग में रख पाएंगे तो उस समय आपका कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट बच जाएगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनको यूज कैसे करते हैं। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में सीधा आपको प्रॉपर्टी लगा देनी है भाई, 2n प्लस वन पी एन माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन पी एन दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बनेगा 2n प्लस वन फैक्टोरियल बाई 2n प्लस वन माइनस एन। अगर आप देखो ना 2n प्लस वन माइनस एन और प्लस वन, तो ये n प्लस टू फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, इसको ओपन करो तो 2n माइनस वन फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ से माइनस करोगे 2n माइनस वन तो ये n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। और यही रेशियो आपको 3/5 के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से 2n प्लस वन इंटू 2n कॉमन करो तो 2n माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, यहाँ से आप n प्लस टू
n+1 और n कॉमन करो, यही आपका 3/5 आ गया। अच्छा, n से n कैंसिल हो गया, और अब इसको आप लिखोगे तो ये आएगा 10n+5 इक्वल टू 3n² प्लस 9n+6। तो यही आपकी इक्वेशन क्या बना देगा, 3n² माइनस n और साथ में बोलिए -3n² माइनस n और -1 इक्वल टू 0। चेक करिए क्या सही लिखा है ये, बोलो भाई। n+2 n+1 n2n, अरे +1 होगा सर। नहीं, एक गड़बड़ और हो गया ना यहाँ पे एक 2 और मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला 2n वाला, सही है ना। तो 20n+10 आएगा, है ना। तो 3n² माइनस 11n आएगा शायद ना, देखो बोलिए। 3n² माइनस 11n और साथ में -4 आ रहा है शायद, देखो अब सही आया। तो 3n² यहाँ पे लिखेंगे 12n और फिर प्लस n-4 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, या तो 3n+1 होगा या n-4 होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्या पहला आंसर सभी को समझ में आया, बताओ भाई, बोलिए। सीधा क्या किया, सीधा NPR का जो रिजल्ट होता है वही रिजल्ट हमने डायरेक्टली ओपन करके सिंपलीफाई कर दिया, n में एक क्वाड्रेटिक बनाई, वहां से आंसर निकाल दिया। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है, बोलो भाई। अरे हाँ या ना, गुड। सेकंड वाला सॉल्व करो जरा, देखें मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। ये वाला NC 0 या NPN हो, इसकी वैल्यू n फैक्टर, वही सेम फॉर्मूला हो गया, n फैक्टोरियल बाई, बताओ, n-0 फैक्टोरियल। नहीं, ओ सॉरी, गलत लिख गया। NP 0 का मतलब होता है 1, और NPN का मतलब होता है n फैक्टोरियल। अब सही है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल बाई n-0 फैक्टोरियल, मतलब कैंसिल 1। ये क्या लिखा हुआ, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। तो NP 0 का मतलब 1 होता है, बट NPN का मतलब n फैक्टोरियल होता है। जबकि NCR में क्या डिफरेंस है, NC 0 भी 1 होता है ना, और NCN भी 1 होता है, बट यहाँ पे NCN जो है वो n फैक्टोरियल होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करो। अब ये तो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का बन जाएगा, इसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ध्यान से देखो। r इक्वल टू 1 से लेके 10 r इंटू RPR, RPR क्या होता है, r फैक्टोरियल। अच्छा, अब आप इसको लिख सकते हो r इक्वल टू 1 से लेके r+1 -1 इंटू r फैक्टोरियल। तो यही क्या बन गया, r इक्वल टू 1 से लेके n r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। अब तो अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे, तो 11 फैक्टोरियल -1 आंसर आएगा। 11 फैक्टोरियल मतलब 11p11 -1, बी आंसर हो गया। दिखा क्या भाई सबको, याद आया। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने TR+1 TR में ब्रेक करके सीक्वेंस एंड सीरीज में किए हैं। RPR का मतलब कितना हो गया, r फैक्टोरियल। मेरी बात समझ आ रही, तो ये r इंटू आर फैक्टोरियल हो गया, इसी को आपने ब्रेक करके सिंपलीफाई कर दिया, यहीं से आपका आंसर आ गया। देख लीजिए 1, आवाज आ रही है तो हाँ भाई, मैंने क्या बताया, NPR अपॉन NPR-1। तो जो डिनोमिनेटर में जो छोटी वाली क्वांटिटी उसी में से माइनस कर दो, तो n-r-1, ये रिजल्ट आता है। इसी रिजल्ट को आपको यूज करना था। तो पहला क्या है, NPR अपॉन NPR-1 इज इक्वल टू B/A होगा। इसी को आप क्या लिखोगे, n-r+1। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा, ऐसे ही NPR+1 बाई NPR, ये जो होगा NPR वो C/B होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे हाँ या ना, इसको आप क्या लिखोगे, n-r लिखोगे कि नहीं, बताओ भाई। अरे हाँ या ना, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। बस इन्हीं दोनों रिजल्ट को आपको यूज कर लेना है। तो इसका मतलब B/A इक्वल टू n-r की जगह क्या लिख दोगे, C/B+1। देखो जरा ध्यान से, तो B/A इक्वल टू C+B/B आ जाएगा। यहीं से आप कहोगे कि B² अपॉन A, B+C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
देखिए ऐसे ही सबने किया होगा, एम आई करेक्ट और नॉट? तो बस हमने ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया कि एनपीआर अपॉन एनपीआर माइनस वन, तो सीधा कैलकुलेशन किया और सीधा सिंप्लीफाई कर दिया। तो एनपीआर अपॉन एनपीआर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन, एनपीआर प्लस वन बाई आर माइनस वन, एन माइनस आर। तो जो क्वांटिटी नीचे छोटी वाली थी उसी में से एन में से आर माइनस, एन में से आर माइनस, और यही रेशियो इक्वल कर दिया, एन माइनस आर की वैल्यू यहाँ रख दी, सीधा रिजल्ट सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। मतलब समझ लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन, मतलब कभी एक्सपोनेंट वर्ड पूछा जाएगा इसके चांसेस कम है। अब एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एन फैक्टोरियल लिखा, तो भाई एन फैक्टोरियल में आप क्या करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेके वन तक सबका प्रोडक्ट करते हैं। तो इस प्रोडक्ट में क्या होगा, टू की कुछ पावर आएगी, थ्री की कुछ पावर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ। इसके बाद प्राइम नंबर फाइव की कुछ पावर आएगी, सेवन की कुछ पावर आएगी, फिर 11 की कुछ पावर आएगी। तो ऐसे डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे, उनकी पावर आएगी। अब आपसे पूछा गया है कि एन फैक्टोरियल आपने एक नंबर लिखा, तो उसमें जो टू की मैक्स मतलब टू जितने भी टू के मल्टीपल बन रहे हैं उनकी सबकी पावर, उसे ही हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी का पहले तो मतलब क्या हुआ ये समझ लो कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल मींस क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि मैक्स पावर ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, मतलब एन फैक्टोरियल में उस प्राइम पी की मैक्स पावर क्या है, सही ना। मतलब इसमें टू की मैक्सिमम पावर क्या है, मतलब अगर आप इस एन फैक्टोरियल को टू की पावर के मल्टीपल में लिखें तो वो टू की मैक्सिमम कितनी पावर आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एन फैक्टोरियल को हमने टू की पावर एम इंटू सेवन की पावर एन में लिखा, तो ये एम और एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एम और एन की मैक्सिमम है, उसमें आप एक्सपोनेंट निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आप, अब ये एक्सपोनेंट होता कैसे है, मतलब ये चीज आप काउंट कैसे करते हैं, देखिए अब काउंट करने का तरीका क्या हुआ, आपको याद होगा जब आप एन फैक्टोरियल लिखते हैं तो उसमें एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू से लेके 3 2 1 तक सबका प्रोडक्ट करते हैं। सपोज हम किसी प्राइम पी का एक्सपोनेंट निकाल लें, तो वो प्राइम पी कितनी बार कितने मल्टीपल्स में रिपीट हो रहा है वही हमें काउंट करना पड़ेगा। तो आपके इस मल्टीप्लीकेशन में, जैसे हम एक्सपोनेंट टू का सपोज डिस्कस करते हैं, टू का हम निकाल लें मान लो, तो टू एक बार टू में आएगा। अच्छा, जब हम टू का मल्टीपल लेते जाएंगे, जैसे टू के मल्टीपल की बात करें 4 6 8 10, तो इन सब में एक एक टू आता जाएगा, हाँ या ना। तो पहले टू के जितने मल्टीपल हैं उसमें कितने टू आ रहे हैं वो काउंट कर लो। अच्छा, इसके बाद टू स्क्वायर के जितने मल्टीपल आएंगे उसमें टू दो बार काउंट होगा। अच्छा, टू के मल्टीपल में एक बार हो जाएगा, टू स्क्वायर के मल्टीपल में फिर से दूसरा टू काउंट कर लो। ऐसे टू क्यूब में कितने टू आ रहे हैं भाई, एक तो टू में काउंट हो, एक टू स्क्वायर में काउंट हो गया, एक टू क्यूब में भी काउंट होगा। तो ऐसे करके हम हर बार टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब में कितनी बार टू आ रहा है ये काउंट करते चले जाएंगे। तो इसीलिए एक्सपोनेंट ऑफ पी का एक फॉर्मूला लिखा गया है, वो लिखा गया बॉक्स ऑफ एन बाई पी प्लस बॉक्स ऑफ एन बाई पी स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ एन बाई पी क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये काम आप करते चले जाएंगे जब तक इसकी वैल्यू जीरो ना आती रहे, जहां पे इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस ये आप रिजल्ट लगा दीजिएगा तो आपको किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट मिल जाएगा। एक्सपोनेंट मतलब उस नंबर की मैक्स पावर, समझ में आया। एक्सपोनेंट का मतलब हुआ उस नंबर की मैक्स पावर आपको आराम से मिल जाएगी, समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपोनेंट ऑफ टू इन सपोज 50 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे भाई, टू का एक्सपोनेंट आपको निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा 50/2, फिर आएगा 50/2 स्क्वायर, फिर आएगा 50/2 क्यूब, फिर आएगा 50/2 की पावर 4, और फिर आएगा 50/2 की पावर 5, और फिर आएगा 50/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा,
64, यहाँ से नंबर 0 आने लगेंगे। अच्छा ये आएगा 25, क्योंकि ऑब्वियसली 2 के 25 मल्टीपल होंगे। 4 की जब हम बात करेंगे तो 12 मल्टीपल आएंगे। 8 की जब हम बात करेंगे तो 6 मल्टीपल आएंगे। अच्छा 16 की बात करेंगे तो 3 मल्टीपल आएंगे। 32 की बात करेंगे तो 1 ही मल्टीपल आएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो टोटल 2 की जो मैक्सिमम पावर 50 फैक्टोरियल में आएगी वो आएगी 47। देखिए जरा आराम से, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब अगर हम 50 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 की पावर a इंटू n में, तो जो a की मैक्स वैल्यू होगी वो 47 होगी। ये होता है एक्सपोनेंट का मतलब। अगर हम a की मैक्स वैल्यू देखें, अगर हम a की मैक्स वैल्यू देखें तो वो हमेशा क्या होगा? 47 होगा। दैट इज एक्सपोनेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए भाई। अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं, अब यहीं से मैं आपसे अगर सवाल करूं कि सपोज 100 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 7 की पावर a इंटू n में, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ a। बताओ जरा जल्दी से, क्विक। हाँ भाई देख लीजिए, आंसर इन्होंने 16 बताया है, तो 7 का ही एक्सपोनेंट हम निकाल देते हैं। तो क्या आएगा? 100/7 और 100/7 स्क्वायर। क्या 100/7 क्यूब करने की जरूरत पड़ेगी? बोलो। अच्छा 100/7 करोगे तो कितना आएगा? 14। बोलो। यस सर। और 7 स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। बोलो। अरे हाँ या ना? और इससे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या है? 16। तो मैक्स एक वैल्यू कितनी होगी? 16। यही आंसर बताया था क्या? यस सर। सर Good. यहाँ पे फाइंड हाँ। मैक्स, मैक्स का मतलब क्या हुआ? सोचो भाई, अगर हम 100 फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसमें जितनी बार 2 और 5 का मल्टीपल होता जाएगा उतनी बार एक 0 बनता जाएगा। तो जितने 2 आ रहे हैं उन 2 को जितने 5 मिलते जा रहे हैं, हाँ या ना, उतने टाइम्स आप 10 बनाते जाओगे। तो अगर हम देखें कि 5 काउंट कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली 2 ज्यादा होंगे 5 कम होंगे, तो ऑब्वियसली जितने 5 होंगे उतने टाइम्स तो 2 मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको निकालना हो इनटू n फैक्टोरियल, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ n फैक्टोरियल, तो आप किसका एक्सपोनेंट निकालोगे? एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 2 की पावर से 5 की पावर हमेशा कम होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? 2 की पावर से 5 की पावर हमेशा कम होगी। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले ये बताओ। 2 की पावर से 5 की पावर हमेशा कम होगी। बोलिए भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बोलिए। गुड। तो अब 5 का एक्सपोनेंट आप निकाल दीजिए, वो तो आप निकाल ही लोगे ना। तो 100/5, 100/5 स्क्वायर, 100/5 क्यूब, यहीं से मामला खत्म हो जाएगा। तो ये शायद 20 नहीं 20 आता है ना, ये 4 आता है और ये 0, तो आंसर 24 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 24। मेरी कहानी सब बात सबको समझ में आ गई? बोलोगे जैसे आप 5 काउंट कर रहे हो, तो आपका सवाल है कि 100 में जितने 5 है काउंट हुए ना भाई, 25 5, तो 5 में एक बार आएगा, इसमें 5 2 बार आएगा, तो एक बार 5 के मल्टीपल में काउंट हो गया, एक बार 25 के मल्टीपल में काउंट हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं? इसमें 25 और 5 दोनों आएंगे, एक 5 के मल्टीपल में काउंट हो रहा होगा, एक बार 25 के मल्टीपल में काउंट हो रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो वो टेबल के हिसाब, इसीलिए तो हमने पहली बार p से डिवाइड किया, फिर p स्क्वायर से, क्योंकि p के मल्टीपल में p काउंट हुआ, फिर p स्क्वायर के मल्टीपल में अगला वाला p काउंट हो गया, p क्यूब के मल्टीपल में फिर से p काउंट हो गया। भाई एक्स्ट्रा p तो यही आएगा ना, उसके बीच में जो नंबर्स आ रहे होंगे उनमें तो p नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि उसमें तो जो p आ रहा होगा एक एक बार आ रहा होगा, इसमें p 2 बार आएगा। Yes, एक sir. p p में काउंट होगा, एक p स्क्वायर में काउंट हो जाएगा, ये चीज, इसीलिए तो काउंटिंग ऐसी कर रहे हैं। यस साहब, समझ गए। समझ गए ना भाई? यस सर। का एक्सपोनेंट निकाल लीजिए। मतलब हम ऐसे कर लेते हैं
कि 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर सपोज b आ रहा है, सही है ना। फिर इस b को 3 से डिवाइड करके उसके हिसाब से हम लिख लें। मेरी बात समझ रहे हो भाई। इसके बाद हम इसी 2 को क्या लिख दें, 8 की पावर लैम्डा और इंटू n2 लिख दें, और हम अब हमें लैम्डा मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ से हमें कुछ 2 की पावर हटानी पड़े, तो वो सब हम आराम से एडजस्ट कर लेंगे। तो हम एक्सपोनेंट किसका निकाल लें बताओ, 2 का। तो अब 2 का एक्सपोनेंट निकाल लो, वो तो आपने निकाला ही है ना, 100/2, 100/2 स्क्वायर, 100/2 क्यूब, 100/2 की पावर 4, 100/2 की पावर 5, 100/2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 7 128 होगा। तो 50 यहाँ से आएगा, 25 यहाँ से आएगा, 8 मतलब 14 यहाँ से आएगा, और ये शायद आएगा 16, 6 यहाँ से आएगा, 32, तो 3 शायद यहाँ से सर आएगा 14 की जगह 12 आएगा। यहाँ पे। ये सर 14 की जगह पे 12, 8। अच्छा 12 आएगा, चलो। सर वो और ऊपर 50 से किया था ना, तो वही वाली पूरी सीरीज बन जाएगी, बस 2 से हट गया था। और देखो 3 यहाँ पे सही लिखा है, 3 हाँ सर, यहाँ 1 आएगा, ऐसा देखो। ये सर यही है, ऐड करो जरा सबको, कितने आ रही हैं, 97। 97। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 97 इंटू n1 ना, n मान लेते हैं, n कुछ भी लिख लो। अच्छा इसी को आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये 97 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 96 नो हो सर। जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 2 की पावर 96 इंटू 2n1 अलग कर दो। अब इसको 8 से डिवाइड करो, तो ये 8 की पावर कितना बन जाएगा बताओ, 32, 32। 2 इंटू n1। तो इसका मतलब a की मैक्स वैल्यू कितनी आ गई, हाँ भाई, मैक्स वैल्यू ऑफ a कितना आ जाएगा, 32। समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर इस नंबर को आप लिखोगे तो a की मैक्स वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 32। बोलिए भाई, क्या ये बात आप सभी को समझ में आई, बताइए। अब यहीं पे कोई भी पावर आपसे काउंट करा लेगा, आप उसके हिसाब से प्लान करके कर लोगे। 8 की पावर 32। अरे 96 था ना, इसको 3 से डिवाइड करके ये 2 क्यूब लिखा है ना, ओके 2 क्यूब की पावर 32 भाई, तो 2 की पावर 96 ही तो हुआ। यस सर नहीं, यस। तो हमने भाई, चूंकि हमें 8 की पावर में लिखना है ना इस नंबर को, अभी तो हमने 2 की प्राइम फैक्टर की पावर में लिखा, अब यहां से इसको 2n करके इसको 2 की पावर बना दिया, तो 8 की मैक्स पावर कितनी बन सकती है, 32। अच्छा 32। अब अगर कोई कहता है कि नहीं सर हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम 8 का एक्सपोनेंट निकाल लें, लेकिन उससे आंसर नहीं आता बेटा। क्यों भाई, आप 8 के मल्टीपल तो निकाल लेते भाई, 8 कितनी बार आ रहा है, बट आप सोचो जो 2 के मल्टीपल आ रहे होंगे उसमें भी तो कई बार 2 काउंट हो रहा होगा, तो उसमें अगर 3 बार 2 मिल गया तो वो भी तो 8 की पावर में चेंज हो जाएगा ना। तो उससे एग्जैक्ट 8 का एक्सपोनेंट निकालने से काम नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के लिए। क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स अगर p एक प्राइम नंबर है तो उसमें सिर्फ p आएगा, p के अलावा उसमें और कोई मल्टीपल आएगा नहीं। बट अगर नंबर प्राइम नहीं है तो उसमें और भी मल्टीपल काउंट होते हैं ना। तो एक्सपोनेंट का जो ये मेथड बनाया गया है, ये सिर्फ प्राइम फैक्टर काउंट करने का मेथड है। अब अगर हमें 8 का मल्टीपल काउंट करना है तो पहले हम 2 का फैक्टर काउंट कर लें और फिर 8 बना लें। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो बोलो। अगर आपको यहीं पे 6 की पावर काउंट करनी होती तो आप क्या तरीका लगाते, 6 की मैक्स पावर काउंट करनी होती तो क्या तरीका लगाते, बोलो भाई। 2 का एक्सपोनेंट निकालते, 3 का एक्सपोनेंट निकालते, बोलिए। तो 3 का ही एक्सपोनेंट निकाल लेते, क्योंकि हर 3 के एक्सपोनेंट को जब जब 2 का एक्सपोनेंट मिलता जाता तो वो 6 बनाते जाता। तो अगर हम 3 का एक्सपोनेंट निकाल लें तो हमें 6 की मैक्स पावर मिल जाएगी। क्या बोलते हो तुम लोग, बोलो। यस सर। क्योंकि जितने 3 होंगे उससे ज्यादा तो 2 होंगे ही होंगे ना। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जितने 3 होंगे उससे ज्यादा तो 2 होंगे ही। तो हर बार 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 बना रहा होगा कि नहीं, ये बताओ, बोलिए भाई। यस सर। तो बस 3 का एक्सपोनेंट निकाल लो, आपको 6 की पूरी पावर मिल जाएगी। क्या कहते हो तुम लोग, नहीं समझे मेरी बात। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप 100 फैक्टोरियल को लिखोगे तो आप लिखोगे 2 की पावर p1,
3 की पावर P2, 7 की पावर P3 एंड सो ऑन। तो 6 बनाने के लिए 2 और 3 तो मल्टीप्लाई होंगे, तो जितने 3 होंगे वो जितनी टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे वो 6 की पावर बना देंगे, बाकी बचा हुआ नंबर आ जाएगा। तो अगर हम 3 का एक्सपोनेंट निकाल लें तो हमें 6 की मैक्स पावर मिल जाएगी कि नहीं? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। बोलो भाई, लॉजिक क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है? फाइंड, अब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड 5 डिजिट नंबर्स आपको बनाना है 0 से 9 तक के डिजिट को यूज करके। पहला, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट मतलब आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं, सही है ना? तो जैसे ए क्वेश्चन है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है, आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, सही है ना? तो पहले प्लेस में फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हो गए भाई? 10 डिजिट है, 0 आप रख नहीं सकते, तो पहले प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 9 वेज से, हाँ या ना? और रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है, इसका मतलब अगले प्लेस पर आप वही सेम डिजिट रिपीट करा सकते हैं। तो अगले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन आ गए? 10 वेज। इस प्लेस को भी फिल करने के कितने ऑप्शन आ गए आपके पास? 10 वेज। इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 10 वेज। इस प्लेस को फिल करने के भी कितने ऑप्शन है आपके पास? 10 वेज। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 9 इंटू 10 की पावर 4। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ। पहले प्लेस को फिल करने का सिर्फ 9 ऑप्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर 0 आप नहीं रख सकते। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, बी में आओ। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब क्या है भाई? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या करोगे? पहले प्लेस को फिल करने के तो अभी भी 9 वेज होंगे क्योंकि 0 यहाँ नहीं रख सकते। अच्छा, अगले प्लेस में 0 रख सकते हैं, जो डिजिट यहां रख दी वो नहीं रख सकते हैं, तो अब एक डिजिट नहीं रख सकते बट 0 इंक्लूड हो गया, तो इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 9। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 8। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 7। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 6। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। मेरी बात समझ में आई? रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब क्लियर हुआ? क्योंकि हमारे पास 9 डिस्टिंक्ट डिजिट है, उन्हीं को बस हम अरेंज करते चले जा रहे हैं। अगर इनमें कोई डिजिट रिपीट कर रही होती तो उतने फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर लेते। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? बोलिए अरे हाँ या ना। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? बताओ। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो, बोलिए। ए और बी दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं? हाँ या ना? कि यहाँ पर पहले प्लेस पर 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखते ही नंबर 5 नहीं 4 डिजिट का बन जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर है सबको? गुड। थर्ड, इसमें सी पार्ट में आइए। सी पार्ट क्या कह रहा है? नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। मतलब अगल बगल की 2 कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। तो क्या वेज होंगे? बोलो। नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। हाँ जवाब दो भाई। ये है 5 ऑप्शन है आपके पास, सोच के जवाब दो। तरीका मैंने आपको सिखाया, सोचना। इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है आपके पास? बोलो। नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम मतलब अगल बगल की कोई 2 डिजिट सेम नहीं। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है? 0 नहीं रख सकते, 9 वेज हैं। ये तो ओके हो ना भाई? अच्छा, अब इस प्लेस पे आओ। जो डिजिट आप यहां रख चुके हो वो डिजिट यहां नहीं रख सकते, हाँ या ना? बट 0 यहां रख सकते हो, हाँ या ना? तो इसको भी फिल करने के 9 वेज हुए कि नहीं, ये समझाओ। बोलो। अच्छा, एक डिजिट आप यहां यूज कर चुके हो, वो डिजिट आप यहां यूज नहीं कर सकते हो, तो इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 9 वेज हुए कि नहीं? अरे हाँ है ना? अच्छा, चूंकि कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड होगा, तभी तो सेम डिजिट की बात होगी भाई। अगर रिपीटिशन अलाउड ही नहीं होगा तो फिर डिजिट वैसे ही सेम नहीं होगी, बात ही खत्म हो गई। तो ये तो अंडरस्टूड है इस स्टेटमेंट में कि रिपीटिशन अलाउड करके चल रहा है। अच्छा, इसको फिल करने के जो डिजिट हम यहाँ यूज कर चुके हैं वो यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो इसको फिल करने के भी 9 वेज हुए कि नहीं? इसको फिल करने के भी 9 वेज हुए कि नहीं? तो कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर कितना आया? 9 की पावर 5। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलो भाई। यहां पर हम 0 रिस्ट्रिक्ट किए थे, याद आया? इसके बाद जो डिजिट यहाँ यूज हो गई है वो यहाँ यूज नहीं होगी क्योंकि कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए।
बोलो भाई। तो यहाँ पर 0 यूज कर सकते हैं, बट जो डिजिट यहाँ आ गई वो यूज नहीं कर सकते, तो इसको फिल करने के 9 में अब एक डिजिट हमने यहाँ रख दी होगी, वो डिजिट हम यहाँ नहीं रख सकते, तो बाकी 9 में से कोई एक डिजिट रख सकते हैं। जो डिजिट यहाँ रख दी वो यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो फिर से 9 में से कोई एक डिजिट रख सकते हैं। तो आंसर 9 की पावर 5 आ गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? टोटल में से क्या माइनस कर दो? नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। सोचो, तो कम से कम 2 कंसेक्यूटिव डिजिट तो सेम होंगी ना? नहीं समझे मेरी बात? तो इसका मतलब टोटल आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 4 ऑप्शन थे, उससे आपने 9 की पावर 5 माइनस कर दिया, यही आंसर हो गया भाई। टोटल आपके पास ये ऑप्शन थे, इसमें से ये आपने माइनस किया, तो कम से कम 2 कंसेक्यूटिव डिजिट तो सेम आ ही जाएंगी ना? बोलो भाई, कम से कम 2 कंसेक्यूटिव डिजिट तो सेम आ ही जाएंगी। अरे हाँ या ना? ये रिपीटिशन अलाउड नॉट, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं 0 भी एक डिजिट है, मान लेते हैं 0 भी एक डिजिट है, उससे नंबर बन रहा है, तो टोटल आंसर 10 की पावर 5 हो जाता। बट 10 की पावर 5 में हम वो नंबर भी काउंट कर लेते जिसमें पहले प्लेस पर 0 रखा है, तो पहले प्लेस पे 0 रख दो और बाकी सारे नंबर अरेंज करो तो 10 की पावर 4 हो गए। और ये सारे नंबर 4 डिजिट के होंगे कि नहीं? अगर हम पहले प्लेस पे 0 रख दें और फिर सारे नंबर्स अरेंज करें 4 डिजिट के, हाँ या ना? तो ये सारे 4 डिजिट के नंबर बनेंगे कि नहीं? और हमें नंबर कितने डिजिट का चाहिए? 5 डिजिट का। बोलिए, तो इसका मतलब टोटल में से 4 डिजिट के नंबर हटा दें, पहले प्लेस पे 0 रख के, तो भी तो सेम आंसर आ रहा है। देखो जरा, दिखा कि नहीं? बोलो, दिखा कि नहीं ये बात? बताओ। अरे हाँ है ना? अच्छा, यही काम अगर हम यहाँ करते, ये जो दूसरा काम मैं कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बताओ, ये जो दूसरा काम मैं कर रहा हूँ ये समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ भाई, नहीं समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई। सर, समझ गए। ये जो दूसरा काम मैंने कर सर दिया, लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। ये चीज नहीं समझ पाए? 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 4, या ये वाला कौन सा लास्ट वाला? हाँ सर, डी वाला। अच्छा, डी पार्ट फिर से समझा दूं भाई। डी पार्ट में एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डिजिट थे ना, तो टोटल में से हमने माइनस कर दिया कि कोई भी 2 डिजिट कंसेक्यूटिव जब ना हो, तो कम से कम 2 डिजिट तो कंसेक्यूटिव होंगे ना। टोटल में से वो केस माइनस कर दो जिसमें कंसेक्यूटिव डिजिट आ ही नहीं रहे, तो बचे हुए केसेस में कम से कम 2, कम से कम 3, कम से कम 4 सारी कंसेक्यूटिव डिजिट वाले केस आ गए। समझे कि नहीं? टोटल में से कोई भी कंसेक्यूटिव माइनस कर दिया, तो एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डिजिट सेम है, ये चीज तो काउंट हो जाएगी ना। आप समझ गए मेरी बात? अच्छा, ये वाला समझे कि नहीं? पहले हमने 0 को भी एक डिजिट की तरह काउंट किया, टोटल डिजिट बना लिए। जैसे अब मैं आपसे कहता कि, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूं, भाई हमें इन 6 डिजिट को यूज करते हुए 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। मेरी बात सुनिए, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है बाय यूजिंग दिस डिजिट। रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए 6 ऑप्शन, दूसरे को भी 6, तीसरे को भी 6, 6, तो पहला आंसर 6 की पावर 5 हो गया। नहीं समझे? यस सर। दूसरे में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहले को 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगले में आंसर 6 फैक्टोरियल हो गया। दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं आए, ये बताओ। ओ यस सर, ओके। ये कोई डाउट हो तो इसमें बताओ, मतलब ये मेरे हिसाब से दोनों तरीके समझ में आए होंगे, हाँ या ना? बोलिए, इसमें कहीं कोई डाउट आया हो तो बोलो। अच्छा, इसी में अगर हम एक डिजिट बस। 0 ले, इसी में अगर हम एक डिजिट 0 ले लेंगे, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे हमने कोई डिजिट 0 नहीं था, तो आपने आराम से देखा कि भाई आप तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप आराम से नंबर्स को ले, अब 0 भी काउंट हो गया। तो पहला केस हमने क्या लिया? रिपीटिशन अलाउड। पहला केस हमने लिया रिपीटिशन अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो क्या करोगे? सोचो भाई, एक मेथड तो हमने, एक तो हमने सीधा देखा कि भाई पहले प्लेस को फिल करने के 6 ऑप्शन, बाकी हर प्लेस को फिल करने के 7 ऑप्शन, तो 7 की पावर 4, तो नंबर ऑफ वेज यही हो गया। ये समझ में आया ना? ये समझ में आया कि नहीं? फॉर फर्स्ट प्लेस, मतलब फर्स्ट प्लेस मतलब
वही कौन सा 10 की पावर 4 प्लेस मतलब वही, और बाकी सेम 7 की पावर 4 हो गया। या इसी को हम ऐसे समझ ले मेथड 2 में, हम 0 को भी एक डिजिट मान लें, तो टोटल बेस होगा 7 की पावर 5। अच्छा, उसमें पहले प्लेस पर 0 रख दें, तो टोटल अब हमारे पास 4 डिजिट और बची। बोलो, उनको फिल करने के तरीके हमारे पास कितने हो गए? 7 की पावर 4। अरे हाँ या ना, ये हो गया 5 डिजिट, बट इसमें से ये नंबर क्या हो गया? 4 डिजिट। मेरी बात समझे? मैं 5 डिजिट और 4 डिजिट समझा रहा हूँ। तो भी देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? बोलो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं चीजों को। क्लियर है? 0 को एक डिजिट की तरह काउंट कर लो, तो टोटल नंबर निकाल लो, फिर 0 को पहले प्लेस पर जब रखोगे तो नंबर 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट का बनेगा, वो माइनस कर दो। अब चाहो तो आप ऐसे समझ लो, चाहो तो आप ऐसे समझ लो, चॉइस है आपकी। टाइम कैसे लगा ले रहे हो यार? अरे भाई आप समझ पाए नहीं? भाई पहले में क्या है, 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं और सबको एक साथ यूज करना है। बोलो भाई, टेकन ऑल एट अ टाइम। बोलो, जब सारी डिजिट आप एक साथ ले लोगे तो ऐसा तो है नहीं रेपिटेशन करा पाओगे, क्योंकि रेपिटेशन करा दोगे तो सारी डिजिट एक साथ नहीं ले लोगे। तो आंसर सीधा क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बोलो भाई, अरे हाँ या ना? पहला आंसर समझ में आया कि नहीं? भाई पहले आंसर में ये तो अंडरस्टूड है ना, टेकन ऑल एट अ टाइम, यूजिंग ऑल एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया भाई? रिपीटेशन नॉट अलाउड। अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा अगला बताओ, 7 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट टेकन ऑल एट अ टाइम। इसका आंसर क्या होगा? बोलो। अब इसमें 0 भी आ गया, बोलो अब इसका आंसर क्या होगा? अब मान लेते हैं 0 भी एक डिजिट था, तो टोटल आंसर क्या आ जाता? 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब पहले प्लेस पे 0 रख देते, सर 3 फैक्टोरियल होगा, 2 3 बार है। हाँ, अब पहले प्लेस पे 0 रख देते तो आंसर क्या आ जाता? 0 तो हट गया, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये आंसर आ जाता। बोलो, नहीं समझे? ये 7 डिजिट हो गए और ये 0 रख के 6 डिजिट हो गए, उसको माइनस कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ। सर ऊपर वाले में 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड होगा ना सर? अच्छा 5 भी है। अच्छा 5 भी रिपीट कर रहा है इसलिए ना। ठीक है, तो ये 7 डिजिट हो गया और ये हो गया 6 डिजिट। वही आपने माइनस कर दिए, 0 पहले प्लेस पे रखिए। क्या बोलते हो? दोनों आंसर मेरे हिसाब से समझ में आए होंगे। तो टोटल आपके पास 7 प्लेस है, 7 डिजिट है, यानी सारी डिजिट आपको यूज करनी है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, यानी रिपीटेशन अलाउड। भाई रिपीटेशन का तो खेल ही नहीं, जब डिजिट ही रिपीट करेंगे वो तो मतलब ही नहीं। अब ऑड डिजिट जो है वो हमेशा ऑड प्लेस पे रहने चाहिए। सबसे पहले ऑड डिजिट अरेंज कर दो। ऑड डिजिट आपके पास है क्या क्या? 1 3 3 2। तो इनको अरेंज करोगे तो 4 प्लेस है इनको अरेंज करने के लिए, तो टोटल वेज कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑड डिजिट अरेंज हो गई। अब बाकी बची प्लेसेस पे इवन डिजिट अरेंज कर दो, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यही आपका आंसर हो गया। अरे हाँ या ना बोलो, नहीं समझे बात? अरे हाँ या ना? अरेंजमेंट समझ में आया कैसे सोचा गया? पहले वाले में क्या कर रहे हो? बोलो। सर 2 इंटू 6 क्यूब आ रहा है। 2 इंटू 6 क्यूब बता रहे हैं। चलो 4 डिजिट का Yes, नंबर sir. बनाना है। पहले वाले में 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन, या तो 2 लोगे या 4 लोगे। बोलो, और रिपीटेशन अलाउड है, बाकी सब में तो कुछ भी ले सकते हो। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2। देखो भाई सही है। अच्छा अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो भी इसको फिल करने के लिए या तो 2 लोगे या 4 लोगे। अच्छा बोलो भाई, तो इस प्लेस को फिल करने के तो 2 ही ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो यहाँ 2 रख दोगे या 4 रख दोगे। तो यहाँ पर एक डिजिट तो एट ए टाइम यूज होगी, वो डिजिट रिपीट करेगी नहीं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये दूसरा आंसर हो गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। यहाँ पे 5 क्यों आया समझ में आया? क्योंकि 2 और 4 में एक डिजिट तो कम से कम यहाँ यूज होगी ही ना,
तो आपके पास अब जो ऑप्शन बचेंगे वो सिर्फ 5 डिजिट के बचेंगे, तो 5 4 3 एक डिजिट आप यहाँ यूज कर लेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? अच्छा, नंबर ऑफ ऑड में क्या करोगे? अब ऑड में इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए आपके पास? 4 1 3 7 9। तो अब आंसर क्या हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4। अच्छा, अगर नॉट अलाउड होगा तो भी इस प्लेस को फिल करने के यहाँ पे तो ऑड डिजिट आएगी ना, बोलिए। तो इसको 4 ऑप्शन होंगे, इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइएगा दोनों आंसर में। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो बोलो भाई, क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रह जा रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करोगे, बोलिए। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट? यस सर। 6 7 6 सर नॉट अलाउड वाले का 6 इंटू 5 इंटू 3 आ रहा है मेरा। चलो अभी वही देखते हैं। सर दो चलो केस बन रहे हैं इसमें तो। पहले आओ, पहले अलाउड की बात करते हैं, ठीक। तो अलाउड में एक मेथड, जो पहला मेथड है जिससे क्वेश्चन आपने कर दिया होगा, वो ये था कि भाई 4 डिजिट का नंबर लेना है, तो ये वाला प्लेस तो फिक्स हो गया ना, यहाँ पे क्या रख सकते हैं? इवन बनाना है तो 0 रख दो या 2 रख दो या 4 रख दो। तो इस प्लेस को फिल करने के तो 3 ही ऑप्शन है। अरे बोलो। अच्छा, इस प्लेस पे क्या टोटल डिजिट हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ है ना, 7 है। यहाँ 0 रख नहीं सकते, बोलो। तो इसको फिल करने के 6 ऑप्शन है, बाकी सबको फिल करने के 7 ऑप्शन है। अरे है ना, इसको फिल करने का 3 ऑप्शन है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। बोलो भाई, ये पहला मेथड समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। पहला ऑप्शन सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना? अच्छा, जब हम चलो इसका एक ही मेथड समझते हैं, दूसरे मेथड का डिस्कशन यही करेंगे। पहला तो अलाउड वाली बात खत्म। क्या अलाउड में क्या तरीका लगाया, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बताओ मुद्दे की बात। और यही तरीका क्यों लगाया? अब बात करते हैं कि हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे जब हम यहाँ 0 रख देंगे, बोलो। और एक पार्ट में हम 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे जब हम यहाँ क्या रखेंगे? 2 और 4। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। अच्छा, जब हम यहाँ 0 फिक्स कर देंगे तो अब हमारे पास टोटल डिजिट कितने बच रहे हैं? बोलो 6। तो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। मेरी बात समझे कि नहीं ये वाला? यस सर। अच्छा, दूसरा केस, जब आप यहाँ पे 0 नहीं रखोगे तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे आपके पास? भाई 0 रख नहीं सकते, 2 और 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ यूज होगी, तो यहाँ पर ऑलवेज कितने ऑप्शन बचेंगे आपके पास? बोलो 5। यहाँ भी 5, क्योंकि यहाँ 0 रख सकते हो। और यहाँ कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। और यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे? 2। और इन्हीं दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड। तो टोटल आंसर आपके पास कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। देखो भाई, एक ये और एक ये, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट बन रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। एक बाइफर्केशन में 0 यहाँ रख दिया, एक में 2 और 4 यहाँ रख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो 0 अलग करने। इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो डिजिट आप यूज कर लेंगे तो उसको आप यूज कर लेंगे। तो इसमें आप 0 को बाइफर्केट करना मत भूलिएगा। क्या ये तरीका आपको समझ में आया? हाँ या ना? दोनों में क्या काम किया? यहाँ पे 5 इंटू 5 क्यों किया, ये बात समझ में आ रही है? बताओ। क्योंकि यहाँ हम 0 नहीं रख सकते और 2 और 4 में से एक डिजिट नहीं रख सकते, तो 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, जो डिजिट हम यहाँ रख देंगे, एक डिजिट यहाँ रख देंगे, तो यहाँ भी 5 में से कोई एक डिजिट रख सकते हैं। फिर यहाँ 4 डिजिट रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। जब यहाँ 0 फिक्स कर देंगे तो 6 में से कोई एक डिजिट यहाँ, 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ, 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ, बिकॉज रिपीटिशन नॉट अलाउड। मेरे पहला रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इस प्लेस को फिल करने के लिए ऑप्शन क्या है आपके पास? 1 3 7 9, 4 तरीके हैं, बोलो। बाकी फिल करने के सेम ऑप्शन होंगे। भाई यहाँ 0 रख नहीं सकते, तो 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4 व्हेन रिपीटिशन अलाउड।
बोलो, पहला आंसर तो सही है ना सबका? बोलो भाई। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या करोगे सोचो? रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो भी इस प्लेस को फिल करने के 1 3 7 9 4 ऑप्शन है। इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है आपके पास? अब इसमें 0 नहीं रख सकते, तो एक डिजिट, यानी इसको 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक रो में रखते हैं तो टोटल वेज n फैक्टोरियल आते हैं। ऐसे अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर टेबल में रखेंगे, मतलब अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर टेबल, इन सर्कुलर टेबल, तो जो टोटल वेज होते हैं वो कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। ये पहला रूल है। अगर आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेने हैं एक सर्कुलर टेबल में तो उसको अरेंज करने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं? उसको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। अब अगर इसी में कह दें कि इफ डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट काउंट, if direction of circular arrangement count, तब नंबर ऑफ वेज कितने होंगे भाई? एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉक, तब हो जाएंगे n-1/2, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन काउंट होगा ना, या तो आप क्लॉक वाइज काउंट कर लो या आप एंटी क्लॉक वाइज काउंट कर लो, तो हर इसमें तो दोनों ऑप्शन काउंट हो गए ना। क्यों? क्योंकि आप ए बी सी भी लिख सकते हो और सी बी ए भी लिख सकते हो, बट ये दोनों अरेंजमेंट अगर एक ही टाइप सर्कुलर टेबल में चलोगे तो ये ए बी सी ऐसे देखो, तो ये एक अरेंजमेंट ऐसे हो गया, एक अरेंजमेंट ऐसे हो गया, तो ये दो अरेंजमेंट काउंट होते हैं। बट अगर आप काउंटिंग एक ही ले लो, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन काउंट कर लो कि हमें एंटी क्लॉक में काउंट करना है, तो ये एक ही बार काउंट होगा। तो टोटल ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन 2 बार काउंट हो रहा होगा, एक बार क्लॉक में एक बार एंटी क्लॉक में, तो टोटल का आधा आंसर हो जाएगा तुरंत। ये कब हो जाएगा? जब डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट काउंट्स, तब आपके नंबर ऑफ वेज होते हैं n-1 फैक्टोरियल बाई 2। बट अगर डायरेक्शन काउंट नहीं हो रही है तो टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर n ऑब्जेक्ट आप डिस्टिंक्ट रखते हैं एक सर्कुलर टेबल पे, तो आंसर आपका क्या हो जाता है? सही है ना? n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है? जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, 6 पर्सन एक राउंड टेबल में बैठ रहे हैं, सही है? तो अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन आपसे पूछता, 6 पर्सन एक राउंड टेबल में है, तो टोटल वेज कितने होते हैं? बोलो। इफ ओनली 6 persons सिट्स इन राउंड टेबल, हाँ, तो टोटल वेज कितने होते हैं? 5 सर। 5 फैक्टोरियल हो जाता कि नहीं? बोलो। यस सर। सर इन अ राउंड टेबल, तो टोटल वेज कितने होते हैं आपके सामने बताओ? 5 फैक्टोरियल, तो आपने अभी पढ़ा। बट क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना, कहा है कि इफ 2 ऑफ देम प्रिफर टू सिट टुगेदर, मतलब अब 2 साथ बैठ रहे हैं। बोलिए, ये तो मतलब एक अलग सी चीज हो गई कि अगर ऐसा होता तो हम ये आंसर लिख देते n-1 फैक्टोरियल। बट अब इसमें कहा गया है कि 2 जो है वो हमेशा साथ बैठते हैं, तो अब ये कुछ वही बॉन्डिंग वाली चीज आ गई कि नहीं? मान लो P1 P2 जो है उन्हें हमेशा साथ बैठाना है, तो बाकी कितने बचे आपके पास? 4। टोटल कितने बॉक्स हो गए ये बताओ? 5। तो 5-1 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब P1 P2 भी तो अपने आप को अरेंज कर लेंगे ना, इंटू 2 फैक्टोरियल। बोलो भाई, नहीं समझे? भाई P1 P2 एक साथ बैठेंगे हमेशा, हाँ या ना? 2 ऑफ देम प्रिफर टू सिट टुगेदर, तो ये तो हमेशा साथ बैठेंगे, तो इनको हमने साथ बैठा दिया। अब ये बॉक्स हमेशा एक साथ चलेगा, तो टोटल 5 बॉक्स हुए, उनको अरेंज करने के तरीके हो गए 5-1 फैक्टोरियल, और ये P1 P2 अपने आप को अरेंज करेंगे, तो टोटल हो गया 5-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई? बताओ, बोलो जल्दी। क्वेश्चन में अगर लिखा होता है एनी 2 ऑफ देम, तब तो सर फिर हमें 2-2 का ग्रुप बना के भी वो देखना नहीं, पड़ता ना। अगर यही क्वेश्चन एनी ऑफ 2 आएगा
तो वो तो फिर 2 आपको छांटने पड़ेंगे ना, ये कौन सर से 2 हैं 62 तो 62 तरीके। 6 से वो 2 हाँ छांटोगे, सर, वो और वही मल्टीप्लाई कर पूछना दो था। ना, यस वो मल्टीप्लाई कर। गुड, अब अगला वाला देखो, अभी समझ में आ जाएगा। 20% है, ठीक है, होम 2 आर ब्रदर्स, जिसमें 2 ब्रदर हैं। नंबर ऑफ वेज दे अरेंज इन अ राउंड टेबल, ठीक है, देयर आर ऑलरेडी 1 पर्सन बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में एक आदमी हमेशा रहेगा ही रहेगा। बताओ इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, 1 मिनट सर, कर रहा है बस एक। 2 तो ब्रदर ही हैं, तो B1 B2 तो अलग हो गए। अब आपके पास 18 पर्सन और बचे, सही है। इसमें से पहले 1 पर्सन सेलेक्ट कर लो जो इनके बीच में रहेगा, तो वो हो गया 18 वेज से, मिल गया। यानी कि अब B1 एक ले लिया, एक M पर्सन हो गया और एक B2 हो गया, वो जो 1 पर्सन M आपने लिया। अब ये ग्रुप एक साथ चलेगा, बोलो भाई, ये पूरा ग्रुप एक साथ चलेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना। अब इनके बीच में हमेशा एक आदमी बैठेगा, ये पूरा ग्रुप एक साथ चलेगा, आसपास क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं। बाकी कितने मेंबर बचे? 17% आपके पास और बच गए कि नहीं? टोटल कितने हो गए? 18। तो अब इनको अरेंज करो इन अ राउंड टेबल, बोलो। कराओ, तो आंसर क्या हुआ? आप सोच के जल्दी जवाब दो। जैसे इसको आप हाँ, 17 फैक्टोरियल इंटू 18। इसका आंसर हुआ 17 फैक्टोरियल इंटू 18 और इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा हाँ सर, 2 ब्रदर्स भी वो हो सकते हैं। 2 ब्रदर्स भी अरेंज होंगे, तो ये आंसर हो गया। 17 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया? सर इनको वो अरेंज राउंड करने टेबल। के, राउंड टेबल, क्योंकि ये 2 बॉक्स हो गए ना। अरे हाँ है ना, तो 18 - 1 हो गया। अच्छा, जो M सेलेक्ट किया 18 वेज से, बीच में रखना वो, और फिर B1 B2 भी तो आपस में अरेंज हो रहे होंगे, 2 फैक्टोरियल उसका हो गया। मेरी बात समझ पाए होगे भाई? समझ में आया कि नहीं भाई? यस सर। यस सर, आ गया। गुड, अगला वाला बताओ सोच के। भाई आपके पास क्या है? 5 बॉयज हैं, बोलो। आपके पास क्या है? 5 गर्ल्स हैं, और बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट अरेंज है। सबसे पहले बॉयज अरेंज कर दो। 5 बॉयज अरेंज, बोलो, इन अ सर्कल, कर दो अरेंज। तो टोटल वेज कितने हो गए इसके? 4 फैक्टोरियल हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, अब सोच के बताना, जब आप 5 बॉयज सर्कुलर टेबल में अरेंज करोगे तो टोटल कितने गैप बनेंगे? बोलो। 5 गैप्स। इन गैप्स में क्या अरेंज कर दो? गर्ल्स को। अरे बोलो, नहीं समझ रहे हो मेरी बात? टोटल कितनी गर्ल्स हैं? 5। 5 गैप्स हैं, तो उनको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितने आ गए बताओ? बताओ भाई। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई? मैं जो समझाना चाह रहा था, बोलो। नहीं समझे मेरी बात? बोलो यार। यस सर, समझ गया। समझ गए ना? इन गैप्स में हमें, अब चाहो तो पहले गर्ल्स अरेंज कर देते, फिर गैप्स में बॉयज रख देते। तो अब देखो, बॉयज गर्ल्स हमेशा अल्टरनेट चल रहे हैं। नहीं समझे? डिजिट का नंबर फॉर्म करके देना है मुझे, ठीक है ना, बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सही है ना। अगर मैं आपसे टोटल वेज पूछता तो टोटल वेज अब में आप आंसर क्या देते मुझे, बोलो। अगर मैं आपसे टोटल नंबर्स पूछता, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आपका आंसर क्या आता? बोलिए। 3 प्लेस आपको फिल करने हैं, टोटल डिजिट आपके पास कितने हैं बताइए, बोलिए। 7 डिजिट है कि नहीं है? पहले प्लेस को फिल करने के 6 ऑप्शन होते हैं, दूसरे प्लेस को फिल करने के भी 6 ऑप्शन होते हैं, तीसरे को 5, तो टोटल वेज कितने आ जाते हैं, बोलिए। 180 आते कि नहीं? नहीं, ये तो ओके हो गया, पहला आंसर तो एकदम। अब आपको बताना है नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या करोगे? 2 केस ले लोगे भाई। 3 डिजिट का नंबर बताना है तो ऑब्वियसली नंबर इवन होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल होगा। एक तरीका तो यहाँ पर आ जाओ, जब आपको कौन कौन से डिजिट चाहिए, बोलो। 2 4 6, बोलिए भाई। 2 4 नहीं, 0 ये हो गया ना, 2 केस कर दिए ना, बोलो भाई, याद आया? यस सर, यस सर।
एक केस में जीरो वाली बात आ गई तो इसको फिल करने का एक ही तरीका हो गया। बोलिए, अब जीरो तो जीरो रिपीट कर नहीं सकता, तो बाकी हमारे पास 6 डिजिट बचे, तो इसको फिल करने के 6 इंटू 5 वेज हो गए। सही है ना? बोलिए। अच्छा, प्लस एक बार क्या हुआ कि इन तीन में से 3 तरीके से यहाँ हो गए। अच्छा, यहाँ जीरो रख नहीं सकते, एक डिजिट जो यहाँ यूज कर चुके हैं वो नहीं रख सकते, तो इसको फिल करने के 5 वेज, इसको भी फिल करने के 5 वेज। बस इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए, आंसर समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? टोटल ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अच्छा, अब बात करते हैं बाय यूजिंग दिस डिजिट। आपको बताना है कि कितने नंबर्स जो है वो 3 डिजिट का नंबर बताना है और मल्टीपल ऑफ 3 लेना है। 2 की बात तो हो गई, अब 3 डिजिट का नंबर बताना है बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। और नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 होता है। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है? तीनों बताओ। का सम जो तो होगा जब इसमें sum of three जब divisible by नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 हो तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स, इज डिविजिबल बाय 3। हाँ, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। बोलिए भाई, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। यानी हमें 3 ऐसे डिजिट पिक करने हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वो 3 डिजिट के पेयर बना लेंगे। मेरी बात, ट्रिपलेट्स बना लेंगे। जितने ट्रिपलेट्स बनेंगे उन्हीं को आप अरेंज कर देंगे। तो अब देखो ट्रिपलेट लिखेंगे कैसे, बस उसका तरीका समझ लो। करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसमें 3 से डिविजिबल नंबर्स है तो और 3 डिजिट का नंबर बनाना, तो पहले हमने 3 डिजिट वो सेलेक्ट कर लिए जिनका सम 3 का डिविजिबल था, और फिर उनको 1 बाय 1 अरेंज कर लिया। तो एक केस होगा जिसमें कोई एक डिजिट जीरो आ रही होगी, एक केस होगा जिसमें नॉन जीरो डिजिट आ रही होंगी। इसके बाद उनको अरेंज करके हम टोटल ऐड करके नंबर निकाल देंगे। मेरी बात तो समझ में आई? तरीका सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। बोलिए भाई, तरीका सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? डन। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 4। हाँ, कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो, इसका क्या तरीका होता है? सर लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल होते हैं हाँ, 4 से। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए किससे? 4 से। तो यानी कि हमें 2 डिजिट के वो पेयर बना लेने हैं जो कि 4 के मल्टीपल में हो। तो इसमें भी सेम काम स्टार्ट करो। सबसे पहले 0 4 आया ना, इसी को रिवर्स करके हम 4 0 भी लिख सकते हैं। बोलिए, और कोई पेयर बनेगा जीरो में? बताओ। 2 0 बन सकता है, क्योंकि 0 2 तो बन नहीं पाएगा। बोलिए, अरे हाँ या ना? 0 लेकर और कोई बन सकता है, ये बताओ। सर 6 0। एक पेयर 0 लेके 6 0 बन सकता है। और या फिर एक काम करो, इसको तो बाद में काउंट करो, पहले 2 2 के पेयर बना लो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले 0 से बनाते हैं, तो 0 के साथ सिर्फ 4 आ सकता है। डन है? बोलो, और तो कोई बनेगा नहीं। इसके बाद 1 के साथ बनाओ, तो 1 के साथ 2 बन सकता है, 1 2 के और साथ 6 6। इसके बाद 2 पे आओ, 2 2 के साथ 0 0, हाँ, 4 2 के साथ 4। बोलिए, और 2 के साथ नहीं। फिर 3 पे आओ, 2 and 3 के 6 साथ, 3 के साथ सिर्फ क्या बन सकता है? 2। 2 and 6 सर। हाँ, और 3 के साथ 6 भी आ सकता है कि नहीं? बोलो। इसके बाद 4 पे आओ, 4 के साथ क्या आ सकता है? 2। और 4 के साथ क्या आ सकता है? सर 2 कहाँ आएगा सर? 4 के साथ सर 4 के साथ नहीं आ पाएगा, 4 वो के साथ 4 0 कुछ यूज भी हो नहीं आएगा। चुका है। 4 के साथ कोई सर नहीं आएगा। 4 4 आ जाएगा। नहीं, रिपीटिशन नॉट डबल नहीं अलाउड। यूज। नहीं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। 4 खत्म। 6 के साथ आओ, 6 के साथ 0 आ सकता है, 6 के साथ 0 आ सकता है, और 6 के साथ 4 सर। 4 आ सकता है। वेरी गुड। 7 आओ, 7 के साथ तो 7 2। के साथ 2 आएगा और 6 आएगा। 7 के साथ 6 आएगा। और कोई पेयर बनेगा? बताओ। नहीं सर, बोलिए। इतने। और कहीं, और बस अब हर पेयर में 2 डिजिट है ना, और रिपीटिशन कहीं आप करा नहीं सकते क्योंकि आपने सारे पेयर काउंट किए। बोलिए, तो जो जीरो वाले सेट हैं, जो जिनमें डिजिट 0 यूज हो रही है, उनको अलग कर लो। तो एक सेट 0 4 है, एक सेट 6 0 और एक सेट 2 0, ये 3 सेट है। तो इसके लिए इन 3 में बाकी बचे हुए नंबर को अरेंज करने के तरीके क्या हुए? 2 डिजिट यूज हो गए, 5 और बची, तो 5 वेज हो गए। अब जो 0 नहीं है उस पे आओ, तो 1 2 1 6 2 4 3 2 3 6 6 4 7 2 7 6, ये टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसमें जो पहला वाला प्लेस है उसको फिल करने के लिए 0 यूज हो नहीं सकता, 2 डिजिट यूज हो गए हैं,
है ना, तो 3 डिजिट हट गए, बचे कितने 4 डिजिट, तो टोटल वेज आपके कितने आ गए? मेरी बात समझे, मैं 2 केस क्यों ले रहा हूँ बोलो? 15 प्लस 32, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 47 नंबर्स। बोलो भाई, ये बात क्लियर हुई? सबसे पहले हमने लास्ट के 2 डिजिट सोच लिए पेयर वाइज जो बन सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसके बाद जो पहले प्लेस की डिजिट हो सकती है उस पर कमेंट कर दिया। अगर 0 यूज हो गया तो पहले प्लेस पे 0 आएगा नहीं, तो 5 तरीके से पहले प्लेस को फिल कर सकते हैं। अगर पहले प्लेस पर 0 यूज, मतलब इनमें से 0 यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पहले प्लेस पर भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर 3 डिजिट का बनना चाहिए। तो 0 छोड़कर 2 डिजिट छोड़कर बाकी बची 4 डिजिट, वो आप ले लेंगे, टोटल वेज आप काउंट कर लेंगे। तो क्या 4 का डिविजिबल कैसे बनेगा, ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले 2-2 डिजिट के पेयर बना लो जो कि 4 के मल्टीपल हैं, जिनको हमें फर्स्ट 2 प्लेसेस पे फिक्स करके रखना है। इसके बाद 0 के साथ के नंबर काउंट कर लो, 0 के बिना के नंबर काउंट कर लो और टोटल ऐड कर दो। बोलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये समझ में आ गया? अच्छा, 0 में यहाँ पर अब पहले प्लेस में कभी 0 नहीं आ सकता, ये सोचो ना, बट यहाँ नहीं आ सकता और 0 आप ले भी नहीं पाओगे क्योंकि 0 तो आप यूज कर चुके हो। तो यहाँ पर बचे डिजिट कितने हैं? 5। नहीं समझे? बोलो, 2 डिजिट यूज हो गए, 5 डिजिट बचे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट यूज हो गए, 5 बचे, बट उसमें एक 0 भी है और उसको भी आपको पहले प्लेस पे नहीं लेना है। तो जो यूज होने वाले डिजिट है वो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बस ये फर्क है। आप समझे 0 और बिना 0 के क्या फर्क है? यस सर, यस सर। समझ गए ना? क्योंकि पहले हमें नंबर 3 डिजिट का बनाना है, तो पहले प्लेस पे 0 तो रख ही नहीं सकते। इन केस में पहले प्लेस पे 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि 0 बाकी 2 जगह आ चुका है, बट इन प्लेस पे तो 0 अभी खाली है ना, बट वो पहले प्लेस पे यहाँ भी नहीं रख सकते, तो 0 यहाँ यूज नहीं कर सकते। 2 डिजिट जो यहाँ यूज कर चुके हैं वो यूज करेंगे नहीं, तो बाकी हमारे पास 4 डिजिट बची, उन्हीं 4 डिजिट को लेकर आप नंबर बनाएंगे। अब मेरी बात समझ गए? यस सर। 2 केस जो डिफरेंट किए, क्यों किए समझ में आया? तो 3 के मल्टीपल के लिए हमें जितने डिजिट का नंबर लेना है उतने डिजिट के नंबर सेलेक्ट करने हैं और उनका सम 3 का डिविजिबल होना चाहिए। पहला, ये 3 के में जितने ट्रिपलेट्स या जितने पेयर बन जाएंगे उन्हीं को अरेंज करके आप टोटल काउंट कर देंगे। 4 से डिविजिबल में क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट जितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं उनको अरेंज कर लो, उसके बाद जितने डिजिट नंबर के बचेंगे उनको आप अरेंज कर लेंगे। तो 2 केसेस हो जाएंगे, एक जिसमें 0 डिजिट आ रही होगी, एक जिसमें 0 डिजिट नहीं आ रही होगी। दोनों केस निकाल के दोनों को ऐड। अब हम बात करते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 5। वेरी इजी। इसके लिए तरीका क्या होता है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 मतलब लास्ट डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5 होनी चाहिए। यही तो है तरीका, बोलो। जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। अब जो डिजिट आपको यूज करनी है वो क्या है बताओ? बोलिए, जो डिजिट आपको यूज करनी है वो क्या है, बोलो। वो ये है 0, 1, 2, 3 या 7 है और 3 डिजिट का नंबर बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 0 या 5 में कुछ फिक्स करना होगा, तो यहाँ पर तो 0 फिक्स हो गया, बाकी 2 प्लेस आपके पास बचे। इस प्लेस को फिल करने के 6 ऑप्शन, इस प्लेस को फिल करने के 5 ऑप्शन, इसको फिल करने का 1 ऑप्शन। तो टोटल कितने नंबर्स आ गए? 30 नंबर्स। बोलिए, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, हाँ या ना? 04 के केस में। अरे 4 का केस बनाया नहीं ना इसमें, नहीं लेंगे भाई, क्यों नहीं हाँ लेंगे? सर, यहाँ पर एक केस 40 आएगा ना, सॉरी, यहाँ पर एक केस 40 आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये 57 हो जाएगा शायद ना, बोलो। 20 ना, ये आंसर हो जाएगा अब 52। अभी ठीक है? तो एक 40 का केस भी लेना पड़ेगा, समझ गए ना? यस सर, समझ गया। मतलब पहला 04 हो गया, पहले 0 से बनने वाले ले लिए, है ना? ये डिजिट है हमारे पास। तो अब एक बार जरा फिर से सोच लेते हैं, रुको। सबसे पहले 0 से बनने वाले, तो 0 के साथ सिर्फ एक पेयर आएगा 4, फिर 1 से बनने वाले, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 6, फिर 2 से बनने वाले, 2 के साथ 0 और 2 के साथ 4, फिर 3 से क्या बनेगा? अच्छा 4 0, चलो फिर 3 से बनने वाले 3 2 3 6, हाँ, फिर 4 से बनने वाले तो 4 0 और बस, फिर
5 से बनने वाला कुछ है नहीं, 6 में क्या आएगा 6064, फिर 7 से बनने वाला 7276। अब सही है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप सारे पेयर बनाएंगे। 4 से बनने वाले भी समझ में आया, तो उसमें एक 40 पेयर भी आएगा, तो उसको भी काउंट कर लीजिएगा। तो 04602040। अब सही है, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो उसमें एक 40 भी काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। रैंक ऑफ वर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी वर्ड की आपको रैंक निकालनी है तो पहले क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन वर्ड दिया है उसमें जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सारे लेटर से जितने वर्ड बन सकते हैं उनको बना लो, उन सारे वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज कर दो। उस अरेंजमेंट में जो वर्ड आपको गिवन वर्ड था उस वर्ड की पोजीशन जो आ रही होगी उसे ही हम कहते हैं रैंक ऑफ द वर्ड। मेरी बात समझ आई? मतलब जो भी वर्ड है उसके सारे लेटर्स लो, उन सारे लेटर से बनने वाले वर्ड बना लो, उन सारे वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करो। उस अरेंजमेंट में जो उस वर्ड की पोजीशन होगी ना उसे ही हम कहते हैं रैंक ऑफ द वर्ड। मेरी बात समझ में आ रही? अल्फाबेटिकली अरेंज करके सबसे पहले सारे वर्ड बनाओ, उन सारे वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करो, उस अरेंजमेंट में उस वर्ड की पोजीशन निकालो, उसी को हम कहते हैं रैंक ऑफ द वर्ड। क्या होता है रैंक का मतलब, ये बात सबको समझ में आ गई? जब भी हमें किसी वर्ड की रैंक निकालनी है, जैसे इसकी रैंक निकालनी है हमें, तो इसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं है, तो सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकली लिख लो। तो A D E F G H I J K L R, ये अल्फाबेटिकली आएंगे। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले A से वर्ड फॉर्म होगा, तो A से कितने वर्ड बन सकते हैं, बाकी सबको अगर हम अरेंज करें तो 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद A से बनने वाले वर्ड हो गए, अल्फाबेटिकली अगली बार वर्ड E से बनेंगे, तो E से ही बनने वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल। अगली बार वर्ड G से बनेंगे तो G से बनने वाले वर्ड भी 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी सारे 4 लेटर अरेंज होंगे। अगली बार वर्ड L से बनेगा। अच्छा, हमको L से बनने वाला वर्ड ही चाहिए, स्टॉप। अब हम आगे बढ़ेंगे, L से बनने वाला वर्ड बन गया, अब यही रुक जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ गए हम। L के बाद अब फिर से अल्फाबेटिकली अरेंज करो, तो अगला लेटर अल्फाबेटिकली A आएगा, और हमें L के बाद A चाहिए, स्टॉप। अब L A के बाद अल्फाबेटिकली जो है वो E आएगा, E हमें नहीं चाहिए, तो उससे बनने वाले वर्ड 2 फैक्टोरियल हो गए। अब L A E के बाद अगला वर्ड क्या आएगा अल्फाबेटिकली, G, इससे बनने वाले वर्ड भी 2 फैक्टोरियल हो गए। फिर L A अगला अल्फाबेटिकली वर्ड क्या आएगा, L तो ले नहीं सकते, तो L A E हो गया, G हो गया, अगली बार R आएगा, ये हमें चाहिए, आगे बढ़ गए हम। फिर L A R अगली बार अल्फाबेटिकली हम L यूज कर चुके हैं, A यूज कर चुके हैं, R अल्फाबेटिकली E आएगा, सही है ना। तो इससे बनने वाला वर्ड एक, और अगली बार L A R G, ये हमें चाहिए, आगे बढ़ गए, तो L A R G E, यही वाला वर्ड बन गया 1। अब सबको आपस में ऐड कर दो, तो आंसर क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, और फिर साथ में 1 + 1 ऐड कर देंगे, यही जो नंबर आएगा यही इस वर्ड की रैंक आ जाएगी। बोलिए भाई, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आंसर कितना आ गया, 78। तरीका समझे कि नहीं? बोलिए, स्टेप बाय स्टेप तरीका समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले उसमें यूज होने वाले लेटर्स आपने लिख लिए, फिर अल्फाबेटिकली स्टार्ट किया, ए से बनने वाले वर्ड ए फिक्स करेंगे, बाकी 4 लेटर अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। फिर ई से बनने वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल, फिर जी से बनने वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल, फिर एल से बनने वाला वर्ड चाहिए, स्टॉप, आगे बढ़े। एल के बाद अल्फाबेटिकली चलेंगे, तो एल ए चाहिए, आगे बढ़ गए। एल ए ई, इससे बनने वाले वर्ड बाकी 2 प्लेस बचे, उनको अरेंज करना 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही लेटर है। एल ए जी 2 फैक्टोरियल, एल ए आर स्टॉप, क्योंकि एल ए आर चाहिए। उसके बाद फिर से अल्फाबेटिकली चले, तो एल ए आर ई, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? उससे बनने वाला एक एल ए आर जी चाहिए, एल ए आर जी, फिर अल्फाबेटिकली एक, सबको ऐड कर दीजिए, उठा के आंसर आ गया। क्या है तरीका आप सभी को तो अल्फाबेटिकली लेटर लिखो, सबसे पहले क्या आएगा, ई, ई के बाद एच, ई के बाद एच एम एम ओ आर टी, ओ आर टी, सबसे पहले ई से लेटर 5 फैक्टोरियल, फिर एच से लेटर 5 फैक्टोरियल, ओके 309 बता रहे हैं। फिर इसके बाद एम, एम तो चाहिए, एम के बाद ई, कितना 4 फैक्टोरियल, एम के बाद एच 4 फैक्टोरियल, फिर एम ओ स्टॉप, तो एम ओ ई 3 फैक्टोरियल, एम ओ एच 3 फैक्टोरियल, एम ओ एच के बाद आर
3 फैक्टोरियल, फिर MOT स्टॉप, MOTE 2 फैक्टोरियल, MOTH स्टॉप, MOTHE स्टॉप, MOTHER 1। तो आंसर कितना आया? 2 into 5 फैक्टोरियल, 2 into 4 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 1। क्या यही आंसर बता रहे थे जो बता रहे थे? बोलो। तो हाँ सर 240 यही क्या आएगा। आ रहा था, और 48 ये आएगा, 618 ये आएगा, और 2 + 1 ये आएगा। सही है ना? आंसर 309 आ रहा है। बोलो। हाँ सर 309। देखिए लॉजिक समझ में आया होगा। हम क्या कर रहे हैं, इस वर्ड से आगे जितने लेटर्स हैं उनको अरेंज करके ही तो लिख रहे हैं। अब ये सारे लेटर इसके बाद डिस्टिंक्ट है, तो उनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें कोई चीज रिपीट कर रही होगी तो उसको उस अरेंजमेंट को उसी रेपिटेशन पे लिखते चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? तरीका तो यही लगाएंगे ना। और जैसे जैसे वर्ड जहां जहां बनता जा रहा है उस वर्ड को आपको समझ में आ रहा है? बताओ, बोलिए। रैंक का लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं? अल्फाबेटिकली आप नंबर्स बना के जैसे ही वो नंबर बन जा रहा है आप उसकी रैंक तुरंत निकाल के लिख दे रहे हैं। बोलो। डन। अब 2 आप कर लो जिसमें रिपीटिशन है। आ जाओ भाई, जैसे अब ये 2 रिपीटिशन वाले कर लो। इनकी रैंक बताओ जिसमें रिपीटिशन है। चलिए ए की बात करते हैं सबसे पहले। है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, BANANA। तो इसमें सबसे पहले लेटर्स लिखो अल्फाबेटिकली। तो A कितनी बार? 3 बार, फिर B और फिर N और फिर N। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बाकी प्रोसेस एकदम सेम है। तो A से बनने वाले वर्ड कितने होंगे? टोटल 5 लेटर्स हैं कि नहीं, ये बताओ। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, एक बार A से बन गया तो अगली बार A रखोगे तो भी तो सेम ही आ जाएगा ना। अगली बार A रखोगे तो भी सेम आ जाएगा, तो उसको रिपीट कराने का तो कोई फायदा है नहीं, वो सब इसी में काउंट हो गया। A के बाद अगली बार क्या करोगे? B। अब B से बनने वाले वर्ड, तो B से तो हमको वर्ड चाहिए। नहीं, B से बनने वाले वर्ड चाहिए भाई। तो B के बाद फिर से आओगे A पे। अब B A से बनने वाला, अच्छा B के बाद A के बाद अगला लेटर भी तो A ही चाहिए ना। बोलो भाई, क्योंकि A तो 3 बार है ना। तो BA तो चाहिए, आगे बढ़ जाओ। BAA चाहिए। अब इससे बनने वाले टोटल कितने हो गए भाई? BAA 2 A यूज हो गए, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हुए कि नहीं? अब आओ BA, अच्छा एक की बात करेंगे नहीं, B आप यूज कर नहीं सकते, तो BAN आएगा ना। अच्छा BAN चाहिए, तो BAN फिर से अल्फाबेटिकली A आएगा, ये भी चाहिए। BANA फिर एक A लोगे, है ना, उससे बनने वाला एक वर्ड, क्योंकि सिर्फ एक अब N ही बचा ना आपके पास। बोलो भाई, नहीं समझे? बोलो। अच्छा इसके बाद BANAN और एक बार A, ये वाला वर्ड ही बन गया। तो टोटल आंसर कितना आया बताओ? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 1। क्या कहते हो भाई? नहीं समझे? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल A वाले, फिर B से चाहिए था तो BA आ गया, अगली बार फिर से एक A लेंगे, तो BA 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, BAN चाहिए था, BANA चाहिए था, BANAA इससे बनने वाला एक लेटर, क्योंकि अब एक ही वर्ड बचा है हमारे पास N, इसके बाद वही वर्ड बन गया। अब इन्हीं को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो 5 into 4 into 3, 2 से एक 2 यहाँ पे 2, तो 630 तो ये हो गया, और 3 33 35 आ रहा है क्या? देखो। यस सर। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो रिपीटिशन में भी कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है, अल्फाबेटिकली आपको बस अरेंज करते चले जाना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं है, आपको अल्फाबेटिकली सब चीजें अरेंज करते चले जाना है। चलिए बी में आइए, बी में बताइए। चलिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आंसर बताइए। चलिए करते रहिए, मैं भी जरा सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे A, C, फिर I, N,
टी टी, ऐसा ऐसा है। सबसे पहले ए से बनाएंगे तो बचेगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर ए के बाद सी से बनाएंगे तो भी सेम 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर आई से बनाएंगे तो आएगा शायद 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सही है ना। टी ए सी आई, आई से बन गया। फिर एन से बनाएंगे तो भी शायद 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके बाद टी से बनाएंगे स्टॉप। फिर टी के बाद ए लेंगे तो एक टी के साथ एक ए ले लेंगे, बचेंगे कितने, 2 यूज हो गए ना, टोटल कितने हैं 7। तो 5 फैक्टोरियल बाई टी के साथ एक ए यूज हो गया बाई 2 फैक्टोरियल। फिर टी ए सी, फिर से टी ए सी तो 5 फैक्टोरियल, नहीं टी ए है ना। फिर टी ए के साथ छोड़ो ना, फिर टी सी बनाएंगे हम। फिर टी सी बनाएंगे तो टी सी के साथ क्या आ जाएगा, सेम 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बोलो भाई, नहीं सिर्फ 2 फैक्टोरियल, आई वाला ही। फिर टी आई लेंगे, टी आई चाहिए स्टॉप, आगे बढ़ेंगे। फिर टी आई ए लेंगे तो टी आई ए यूज हो गया, बचे कितने 4। 4 फैक्टोरियल, कोई रिपीट कर रहा है इसमें, बोलो। एक टी भी ले लिया, एक ए भी ले लिया, एक आई भी ले लिया, सीधा 4 फैक्टोरियल। फिर टी आई सी 4 फैक्टोरियल। फिर टी आई 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 2 है ना आपके पास, टी आई आई, बोलिए भाई, टी आई आई, तो इसमें भी बचे कितने 4 फैक्टोरियल। फिर टी आई एन, ये भी 4 फैक्टोरियल ले लेगा। फिर टी आई टी, आगे बढ़ो, टी आई टी ए चाहिए, टी आई टी ए सी, बचे कितने 2 फैक्टोरियल। फिर टी आई टी ए आई, कितने 2 फैक्टोरियल। फिर टी आई टी ए, टी आई टी ए आई, आई के बाद एन चाहिए, है ना। फिर एन के बाद आपके पास क्या बचेगा, टी आई टी ए एन सी एक, और टी आई टी ए एन, फिर आई चाहिए और अगली बार सी चाहिए एक। सबको ऐड कर दो तो आंसर क्या आ रहा है, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, बोलिए भाई। फिर 6 फैक्टोरियल बाई, नहीं 3 टाइम्स, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितनी बार, एक बार। फिर 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितनी बार, 2 बार। 4 फैक्टोरियल कितनी बार, 4 बार। 2 फैक्टोरियल कितनी बार, 2 बार, और 2 बार 1 और 1। देखिए क्या यही आंसर सबने लिखा था। सबसे पहले हमने क्या किया, ए से बनने वाले वर्ड लिखे तो ए के अलावा टोटल 6 ऑप्शन है, उसमें 2 आई 2 टी रिपीट कर रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सी में भी सेम चीज, 2 आई 2 टी रिपीट कर रहे हैं। फिर आई से एक आई यूज हो गया तो अब सिर्फ 2 टी रिपीट कर रहे हैं। फिर एन में 2 आई 2 टी तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर टी, टी से बनने वाला तो वर्ड चाहिए ही, टी ए, टी और ए एक यूज हो गए तो 2 लेटर बचे, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। टी सी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर टी आई चाहिए तो फिर टी आई ए, अब टी आई ए यूज, बचे कितने 4 फैक्टोरियल। टी आई सी 4 फैक्टोरियल। टी आई आई अभी भी 4 फैक्टोरियल। टी आई एन अभी भी 4 फैक्टोरियल। फिर टी आई टी चाहिए, फिर टी आई टी ए चाहिए, टी आई टी ए सी 2 लेटर बचे 2 फैक्टोरियल। टी आई टी ए आई 2 फैक्टोरियल। फिर टी आई टी ए एन चाहिए, टी आई टी ए एन, अगली बार सी, अगली बार एक लेटर चाहिए, जैसे आई रखेंगे फिर उसके बाद तो सी चाहिए, सीधा 1। सबको ऐड कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा वही आपकी इस वर्ड की रैंक हो जाएगी। चलिए अल्फाबेटिकली क्या लिखा आपने, सी 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 ई आई के आर टी, यही ना।
तो सबसे पहले सी से बनने वाले वर्ड बनाए होंगे 6 फैक्टोरियल, फिर ई से बनने वाले वर्ड बनाए होंगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आई से बनने वाले वर्ड बनाए होंगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर नहीं सर, नहीं सी नहीं पे रुक जाएगा। अच्छा हाँ सी से ही स्टॉप कर लेंगे ऐसा। वेरी गुड, यस सर। चलो ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो मतलब सबसे पहले सी से बनने वाला वर्ड, आगे स्टेप सी के बाद फिर सी, फिर से रुक जाएंगे ऐसा। 5 फैक्टोरियल नहीं सर, इससे बनेगा। हाँ सी के बाद सी रुकेंगे ना, बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे ना। यस सर। फिर सी के बाद अगला, नहीं नहीं इसके बाद इससे तो बनाएंगे ना सी के बाद सी लेके, हाँ वही तो क्योंकि हमें बोला। आर चाहिए ना। हाँ तो कितने बनेंगे 2 सी लेके 5 फैक्टोरियल। यस सर। फिर सी के बाद अगला ई रखेंगे, उससे भी कितना 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड। फिर सी के बाद सी आई से भी 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड। फिर सी के से यस सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। फिर सी आर से यस रुक सर। जाएंगे, रुक जाएंगे, हाँ, फिर आगे CRC, बढ़ेंगे। सी आर सी से कितने बनेंगे 4 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड। फिर सी आर आई, ई से सी आर ई, वेरी गुड, कितने 4 फैक्टोरियल। फिर सी आर आई, रुक जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। सी आर आई सी, आगे बढ़ जाएंगे। सी आर आई सी ई 2 फैक्टोरियल। फिर सी आर आई सी के भी आएगा, फिर ई भी के आएगा, रुक Q भी जाएंगे। आएगा। फिर सी आर आई सी के ई रुक जाएंगे, है ना। फिर सी आर आई सी के ई टी यहीं पे खत्म हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल को कितने टाइम्स लेंगे 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल को कितने टाइम्स लेंगे 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल कितने टाइम्स लेंगे 1 टाइम्स, और 1 ऐड कर देंगे। ये आंसर आ रहा है। यस सर 5 3 तो 5 फैक्टोरियल 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 120। यस सर। 120 इंटू 4 480। वेरी गुड। 24 इंटू 2 48 प्लस 3, प्लस 4 प्लस 3। नहीं 2 प्लस 3 3 हो गया ना। हाँ तो कितना आएगा 480 प्लस 48 प्लस 3 5 480 आएगा। 480 ऐड करियो जरा, कितना बन रहा है आंसर 531 541 531 531 आंसर आ रहा है यार। यस सर। यस सर। ये बस ये मतलब इसमें बाकी फिर तो वो सम वाले रिजल्ट थे, वो तो आपने पढ़े ही थे कि अगर हम r इक्वल टू 0 से लेके n सी आर ले लेंगे तो उसका सम 2 टू दी पावर n होता है। फिर r इक्वल टू 0 से लेके n आर सी आर ले लेंगे तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 होता है। फिर अगर हम यहीं पे r इक्वल टू 0 से लेके n सी आर का स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका सम शायद 2n सी n होता है। और यहीं पे अगर हम r इक्वल टू क्या लेते हैं r इंटू आर स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि r इक्वल टू 1 से लेके n आर स्क्वायर इंटू सी आर ले लेते हैं तो इसका सम होता है। अब चलो एक बार सारे रिजल्ट फिर से बोल देता हूँ। एनसीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनसीआर का मतलब होता है। ठीक है, जहाँ पे n और r होल नंबर हो गए और 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 होता है। इसके बाद दूसरा रिजल्ट एनसीआर जो है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। फिर एनसीएक्स अगर एनसीवाई के बराबर है तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब x या तो y के बराबर हो, ये वाला x, या फिर इन दोनों का सम n के बराबर हो। ठीक है, इसके बाद एनसीआर n बाई आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1 होता है। फिर एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1 होता है। तो इसको याद रखने का तरीका था कि इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर माइनस 1 यहाँ आ जाता है और ये वाला r यहाँ आ जाता है। फिर अगर हम एनसीआर में एनसीआर माइनस 1 ऐड करें तो वो n प्लस 1 सी आर हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह डायरेक्ट यूज होता है। इसके बाद अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम देख लें तो वो 2 टू दी पावर n के बराबर होता है c0 से लेके cn तक। फिर r r सी आर का सम ले लें तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 होता है। c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर cn स्क्वायर का सम 2n cn होता है। और r स्क्वायर सी आर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1। और एक चीज और थी शायद, मैक्स वैल्यू ऑफ एन सी आर, तो ये डिपेंड करता है कि n कैसा है। अगर n इवन है तो एन सी n बाई 2 होती है, और अगर n ऑड है, सही है ना,
तो एन सी एन प्लस 1/2 होती है या फिर एन सी एन माइनस 1/2 होती है। दोनों चीजें शायद सेम होती हैं। हाँ ये तो लगभग सर बाइनोमियल के कोएफिशिएंट वाला वही सिस्टम। हाँ नहीं वही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, कई बार इससे अभी एक क्वेश्चन का सेट मैं दूंगा जिसमें सिर्फ